देखो ना माँ, अभी तक भाभी ने ना चाय बनाई है और ना ही दूध मंगवाया है। तो आप ही बताओ, हमको देर होगी या नहीं खरीदारी करने में? चुप कर करमजली, मेरे बेटे को दोष दे रही है। ऐसे क्या निहार रही है? जाकर चाय लेकर आ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। विभा भी अब अपने ससुराल चली जाती है और मनोरमा विभा को कॉल करती है। दोबारा भूल कर भी यहाँ कॉल मत कर देना, समझे आप? उनसे उनका हाल चाल पूछने की जगह आप कह रहे रसोई में जाके खाना बनाए। अनुज मधु को अपनी पत्नी बनाकर अपने ही घर ले जाता है। नलायक, तूने ये क्या किया? बिना बताए शादी कर ली। माँ, ये मधु है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सकता। हमारी शादी हुई है और आपको बताता। केशवपुर गांव की मनोरमा अपनी बेटी विभा और बेटे वरुण से बहुत प्यार करती थी। मनोरमा एक बहुत अच्छी माँ है। ऐसे ही एक दिन मनोरमा की पड़ोसन आती है। क्या बात है मनोरमा, आजकल अपने बच्चों की सेवा में खुद को बहुत व्यस्त रखने लगी है, या फिर कुछ और ही बात है जो हमसे छुपा रही है? अब क्या करूँ भानुमति, तू ही बता। मैं अपने बेटे के लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई सुंदर और सुशील लड़की मिलती ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? हमें बता दिया होता तो अब तक लड़कियों की पूरी फौज खड़ा कर देते तुम्हारे बेटे के लिए। वही बात है ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। बस अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बस मेरे लल्ला के लिए लड़की ढूंढ दे। अब मुझसे घर के काम नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्यों घुटनों में इतना दर्द क्यों रहता है। अरे अब इस उम्र में घुटनों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब तुम पूरे 65 साल की बुढ़िया हो चुकी हो, दर्द होना तो लाजमी है। अरे ऐसे कैसे बोल सकती हो बुढ़िया? और वैसे भी हम 65 साल के नहीं, हमारी उम्र तो 64 साल की ही है। ओहो, क्या बात है, खुद को अभी भी कमसिन कली समझती है क्या? होश में आ जा। अगर तेरे बेटी की शादी सही समय पर हो गई होती तो तू कब की दादी बन जाती। तो ज्यादा मत इतरा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रुक, कुछ ठंडा लेकर आती हूँ तेरे लिए। अरे खुद क्यों जा रही है? तेरी बेटी कहाँ है? बुला उसे, मंगवा उसी से। अगर अभी से काम नहीं करेगी तो ससुराल में जाकर क्या करेगी? अरे मेरी फूल जैसी बेटी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ, इसलिए हम ही लेकर आते हैं। तुम बस बैठो। कितनी अच्छी है मनोरमा, अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। अगर इसके घर बहू आई तो सच कहती हूँ बहुत खुश और सुखी रहेगी इस घर में। मनोरमा की बात सुनकर भानुमति वरुण की शादी ऋचा नाम की लड़की से करवाती है। अब मनोरमा का देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वो माँ से सास बनी। ऐसे ही एक सुबह मनोरमा ऋचा से कहती है। क्यों रे महारानी, कहाँ मर रही है सुबह से? सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी तक महारानी के रसोई में पैर नहीं पड़े हैं। माँ जी, हम अभी आपके लिए चाय बनाकर लेकर आते हैं। वो क्या है ना, कल रात को वरुण जी देर रात घर लौटे थे, इसलिए आज उठने में देर हो गई। चुप कर करमजली, मेरे बेटे को दोष दे रही है। ऐसे क्या निहार रही है? जाकर चाय लेकर आ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। माँ जी, अगर आपके सर में इतना दर्द हो रहा था तो विभा से कह देती, वही आपके लिए चाय बना देती। आपका चाय भी पीना हो जाता और सर में दर्द भी नहीं होता। ऐसा क्यों? हमारी बेटी किसी राजकुमारी से कम है क्या, जो अब तेरे होते हुए भी वो रसोई में काम करे? माँ, हुआ क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे मेरा बच्चा, उठ गई तू? आजा, बैठ हमारे पास और बता तेरी नींद पूरी हुई या नहीं। कहाँ माँ, आप इतना गुस्सा कर रही हो और चिल्ला चिल्ला कर डांट रही हो, इसीलिए हमारी नींद ही खुल गई। ओहो, आजा सो जा हमारी गोद में। और बहू, तू क्या हम दोनों को टुकुर टुकुर देख रही है? जल्दी जाकर चाय लेकर आ। और हाँ, विवाह के लिए दूध लेकर आई हो, मेरी बच्ची को भूख लगी होगी। माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए। हमारे कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और 3 दिन बाद हमारी सहेली की शादी है। हमें शादी के लिए कल ही निकलना है, इसीलिए हमें कुछ पैसे चाहिए। ठीक है मेरी बच्ची, तू पैसे ले लेना। और हाँ, बहुत अच्छे से शादी में जाना, और हम चाहते हैं कि तुझे किसी चीज की कमी ना हो। देखो ना माँ, अभी तक भाभी ने ना चाय बनाई है और ना ही दूध मंगवाया है। तो आप ही बताओ, हमको देर होगी या नहीं खरीदारी करने में? रुक, इसको तो हम अभी बताते हैं। क्यों रे, कहाँ गई कामचोर? चाय बना रही है
या बिरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं बनी? ऋचा की दिन की शुरुआत अपनी सास की डांट और ताने से होती है। ऋचा को ताने सुनने की आदत सी हो गई थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन माँ बेटी दोनों बातें कर ही रही होती हैं। तभी वहाँ भानुमति आती है। मनोरमा, अरे ओ मनोरमा, कहाँ है? दिख नहीं रही है तू। यहाँ अपने कमरे में बैठी हूँ। आजा आजा, बैठ, बता कैसी है? हम तो बहुत ज्यादा मस्त और जबरदस्त है। क्या बात है, दोनों माँ बेटी में बड़ा प्यार बढ़ रहा है। कभी अपनी बहू को भी इतना प्यार कर लिया कर, वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग गाने लग गई। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, बहू को हमेशा ससुराल की बंदिशों में बांध के रखना चाहिए। और हाँ, हमसे दोबारा ऐसी बात मत करना। चल ठीक है, हम तुमको ये बताने आए हैं कि विवाह के लिए एक बहुत ही अमीर घर का रिश्ता मिला है। कहो तो बात को आगे चलाऊं या रहने दूं? अरे कैसी बात कर रही है भानुमति? अगर लड़का और घर बहुत अच्छा मिला है तो हमारी विवाह के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी विवाह जैसी बहू पाकर उनकी तो किस्मत संवर जाएगी। अरे ओ, सपने से बाहर आजा। उनकी किस्मत पहले से ही संवरी हुई है। तेरी बेटी की किस्मत अच्छी है, इसीलिए उन्होंने पसंद कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, अब तो बैठ, मुंह तो मीठा करके ही जाएगी। ओ कामचोर, कहाँ गई? जल्दी मिठाई लेकर आ। हमारी लाडो का रिश्ता तय हो गया है, वो भी बहुत बड़े घर में। हाय, मेरी लाडो को किसी की नजर ना लगे। बस बस, इतनी भी नजर मत उतार, नजर को भी शर्म आ जाएगी। ले, बहू भी आ गई, इसे भी दे दे खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी माँ जी? तेरी सास नहीं बोलेगी, हम ही बताते हैं। तुम्हारी प्यारी ननद का बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दे। अरे वाह ननद जी, बहुत बहुत बधाई हो। हम बहुत खुश हैं आपके लिए। बहुत अच्छी किस्मत है उनकी जिनके घर आप बहू बनकर जा रही हो। बस बस, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी तो तेरे गले का कांटा है और अब तो निकल ही जाएगी। तू तो खुश ही होगी ना? तू तो बहुत जलती है मेरी बेटी से। ऋचा मनोरमा की ताने भरी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब विभा की भी शादी हो जाती है। तभी मनोरमा विभा की सास से कहती है, बहन जी, हमने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। आपसे एक ही विनती है कि हमारी बेटी को कोई परेशानी ना होने दे। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये हमारे घर की इज्जत है। आपकी होगी बेटी, हमारी तो बहू है बहू। बेटी, अपनी माँ को भूल मत जाना। वैसे भी 2-3 दिन बाद तुम्हारी पगफेरों की रस्म है, जितनी जल्दी हो सके चली आना। अरे हुआ या नहीं माँ बेटी का भरत मिलाप, हमें भी देरी हो रही है बहन जी। अगर अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो शादी ही क्यों करवाई, रखती ना अपनी बेटी को अपने ही घर। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? ये तो हमारे घर की शान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसे अचानक से जुदा हो रही है ना, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलते हैं हम, हमें भी इजाजत दे दीजिए अब। विभा भी अब अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मनोरमा अपनी बेटी का इंतजार करती है, लेकिन विभा अपने मायके नहीं आती और मनोरमा विभा को कॉल करती है। विभा बेटी, तू घर क्यों नहीं आई? समधन जी, हम रमोना बोल रहे हैं। और रही विभा की बात, तो अभी वो मायके नहीं आ सकती। हमारे घर के भी कुछ नियम कानून है जी। लेकिन समधन जी, आज तो पगफेरा था, उसे तो भेजना चाहिए था ना आपको। शायद आप भूल रही हो कि अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू है और घर की बहू को रीति रिवाज की बंदिशों में बांध कर रखना चाहिए। दोबारा भूल कर भी यहाँ कॉल मत कर देना, समझे आप? अरे ये कैसी बात कर रही हो समधन जी, आप ऐसा मत कहिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? और विभा की सास ने क्या कहा? वो भेज रही हैं उन्हें यहाँ की नहीं? उसकी सास कह रही थी कि विभा अब उनकी बहू है, हमारा कोई हक नहीं है उस पर। रीचा बहू, हमने भी तुम्हें मायके नहीं जाने दिया है, हमने भी तुम पे बहुत जुल्म किए हैं, शायद इसी की हमें सजा मिल रही है। माँ जी, आपको हमारा दर्द समझ आया, हमारे लिए यही बहुत है। अब आपको भी समझ जाना चाहिए, अगर बहू बेटी नहीं बन सकती तो इसका कारण भी सास है, जो कभी माँ बनने की कोशिश ही नहीं करती। आखिरकार
मनोरमा को भी एहसास हो गया था कि बहू और बेटी में फर्क करना गलत बात है। बेटी तो शादी होकर चली जाती है, उसके बाद बहू ही है जो उनका घर परिवार संभालती है। शकुंतला हर रोज की तरह आज भी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ में लगी होती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहू सुबह उठकर सोफे पर लेटी है। अरे बहू, उठ भी जा, अपने कमरे से आकर यहाँ सो रही है तू। जाकर चाय बना और थोड़ा घूम फिर लिया कर। माँ जी, मेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा यहीं सो जाती हूँ। हाँ, तेरे अंदर का आलस ही है जो तुझे उठने नहीं देता, और ना ही तुझसे कोई काम होता है। अरे माँ जी, बना रही हूँ आपके लिए चाय। अब रज्जो अपनी सास के कहने पर उठकर चाय बनाने जाती है और खाना पीना बनाने के बाद घर के कामों में लग जाती है। रज्जो घर का काम कर ही रही होती है और शकुंतला हॉल में बैठी टीवी देख रही। तभी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे शकुंतला तो यहाँ बैठी है और देख तेरी बहू इस हालत में भी काम कर रही है, थोड़ा इसके घर के कामों में भी हाथ बटा लिया कर। अरे विमला, आप बैठ ना, अभी तो बहू को 5वां महीना चल रहा है, और अगर इस हालत में वो अपने हाथ पाँव नहीं हिलाएगी, उसके साथ साथ बच्चा भी आलसी पैदा होगा। डॉक्टर भी कहते हैं एकदम से बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। बात तो तेरी सही है शकुंतला। वैसे मुझे ये बता, तेरी बहू को तू हरी साग सब्जी तो देती है ना, वरना खून की कमी ना हो जाए इसे। अरे मैं तो इसे साग सब्जी फल सब कुछ देती हूँ खाने के लिए, लेकिन ये है कुछ खाने का नाम ही नहीं लेती। अरे शकुंतला, जैसे भी हरी साग सब्जी खिलाई से, अगर इसे खून की जरा भी कमी हुई तो ये मिट्टी, स्लेटी और कोयला तक खाने लगेगी। बाकी को तू देख ले, उससे बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। अरे विमला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब इसके खाने पीने पर मुझे ही ध्यान देना होगा। अब जब रज्जो खाने के लिए बैठती है, वैसे ही शकुंतला अपनी बहू की प्लेट में एक रोटी और दही देखती है। अरे बहू, ये तू क्या खा रही है? तुझे पता है ना, तेरे साथ साथ तेरे पेट में बच्चा भी पल रहा है। बच्चे को भी पौष्टिक आहार चाहिए। ये तो दही रोटी लेकर बैठी है। मैंने तेरे लिए साग उबाली है, वो जाकर खा। अरे माँ जी, मुझसे ये हरी सब्जी नहीं खाई जाएगी, मुझे ये एक रोटी भी खाने का मन नहीं है। बहू, अगर तूने ये नहीं खाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तू? इतना बोलकर शकुंतला अपनी बहू को साग ला कर देती है और उसे खाने के लिए भी कहती। रज्जो भी वो खा तो लेती है, लेकिन अब उसका मन अजीब होने लगता है और वो अपने कमरे में अलमारी के ऊपर रखे कोयले को निकालती है और उसे खाने बैठ जाती है। पता नहीं सुबह सुबह क्या साग सब्जी खिला दिया है, लेकिन असली मजा तो मुझे ये कोयला खाने में आता है। दरअसल रज्जो को इस हालत में कोयला खाने की लत लग गई, और तो और उसे स्लेटी खाने में भी बड़ा मजा आया करता। और रज्जो भी सुबह शाम कोयला और स्लेटी सबसे चुरा चुरा कर खाती। अब रात के करीब 1 बजे रज्जो की नींद टूट जाती है। ना जाने मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। इन्हें देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। चलो थोड़ा कोयला ही खा लेती हूँ। इतना बोलकर रज्जो जैसे ही अलमारी के ऊपर से कोयला उतार कर नीचे बैठी खा रही होती है, तभी कोयला खाने की आवाज से रज्जो का पति विवेक उठ जाता है। अरे ये आवाज कैसी? रज्जो, तुम यहाँ पर फर्श पर क्यों बैठी हो? अब रज्जो जैसे ही घूमती है, वैसे ही विवेक चिल्लाता हुआ हॉल में भागता है, क्योंकि रज्जो ने तो अपने पति की आवाज सुनने पर कोयला छुपा लिया था, लेकिन उसके मुंह और दांतों में कालापन तो अब भी था। इतनी रात गए तो चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया जो पूरे घर को आधी रात पर सर पर उठा कर रखा है? माँ, रज्जो पर काली माता आ गई। माँ, मुझे बचा लो। आज फिर से पीकर आया है। मैंने कितनी बार कहा है ये नशा करना छोड़ दे, वरना किसी दिन गली में चप्पलों से मारूंगी, फिर तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तू मुझे बताना, कुत्ता नहीं पूछेगा तुझे। माँ, आप मुझे बाद में कुत्ता बना लेना, लेकिन आप अभी मेरे कमरे में तो आ जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, रज्जो के दांत काले, उसके मुंह पर काला काला कुछ लगा हुआ था। बहू कहाँ है तू? ये देखो बेचारी कैसे सो रही है और कितनी नींद में है, और इस कुत्ते ने इतनी चढ़ा रखी है, इसे खुद की बीवी में काली माता नजर आ रही है। अब शकुंतला अपनी बेटी को चप्पल से मारने लगती है। ये देखकर रज्जो लेटी हुई खुद से कहती है, बाल बाल बची, वरना आज तो मेरे कोयले का राज दोनों माँ बेटे को पता चल जाता। लेकिन मेरी वजह से माँ जी ने उन्हें चप्पलों से मारा। बेचारी की क्या गलती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। क्या औरत है, अभी वहाँ थी
और अब यहाँ लेटी है। जरूर इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। मुझे इसके साथ नहीं सोना। मैं तो चला हॉल में सोने। मच्छरों के साथ सो जाऊंगा, लेकिन इसके साथ नहीं सोऊंगा। अरे यार, माँ भी ना बात बात पर चप्पल उठा लेती है। और देखो कितना मारा है इन 2 मिनट में ही। अब अगली सुबह रज्जो किचन में खाना बना रही होती है। तभी शकुंतला अपनी बहू को देखकर कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ जी, भला मुझे क्या ही होगा, मैं अच्छी हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? आप ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे कुछ भी नहीं बहू, रात को विवेक पी कर आया था, मेरे कमरे में जाकर ड्रामे कर रहा था। लेकिन मैं तो उन्हें समझाती भी हूँ कि ये सब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो है कि समझते ही नहीं है। रज्जो को तो पता था कि विवेक ने नशा नहीं कर रखा, वो उसी वजह से शकुंतला से मार खा गया था। अब देर शाम विमला शकुंतला मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रज्जो घर में अकेली पड़ जाती है। माँ जी तो अभी आने से रही और सुबह से मुझे कोयले खाने का समय ही नहीं मिला। चलो कोयला खाकर मुंह दांत साफ कर लूं, वरना कल की तरह कोई और न डर जाए। विमला और शकुंतला जो मार्केट के लिए निकले थे वो वापस लौटते हैं अपना थैला लेने के लिए, और सामने ही अपनी बहू को देखकर चिल्ला पड़ते हैं, भूत भूत, विमला भाग भूत। माँ जी मैं हूँ बहू आपकी रज्जो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। अरे माँ जी रुकिए तो। अरे शकुंतला, ये कोई भूत नहीं बल्कि जीती जागती तेरी बहू है। लेकिन इसके मुंह पर क्या लगा है? पूछ जरा इससे, मुझे तो डर लग रहा है। अरे बहू, ये सब क्या कर रखा है तूने? अपने मुंह पर कहीं तू कोयला तो नहीं खाकर आ रही? क्या बहू तू कोयला खा रही थी? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इसे मैंने खाने में कौन सी कमी की थी जो ये कोयला खा रही है? अरे उससे पूछने तो दे, फिर तू अपना रोना धोना चालू करियो। हाँ मुझे कोयला खाने की आदत है और कभी कभी मैं स्लेटी भी खा लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है बहू। अगर इस हालत में ये सब नहीं खाया तो क्या नहीं खाया? मैंने भी ये सब खा रखा है। अरे मैं तो मटके को फोड़ फोड़ कर खाती थी। हे भगवान, राम बनाई जोड़ी, एक कान्हा एक कोड़ी, एक से बढ़कर एक है दोनों। लेकिन शकुंतला, बड़े दुख की बात है कि तेरी बहू को कोयला खाने की आदत है। मुझे बस ये सब खाने की लत नहीं थी, पर हो ना हो आने वाला बच्चा काला ना हो जाए। हे भगवान, ये तू कैसे कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। इसे मैं क्या नहीं खिलाती थी, खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और इसे पसंद भी आया तो क्या, काला कोयला। अरे शकुंतला, तू इसे डॉक्टर को दिखा। ये सब खून की कमी के कारण होता है, और इस हालत में खून की कितनी कमी होती है ये तो तू अच्छे से जानती है ना। हाँ विमला, तू सही कह रही है। इसे मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, नहीं तो मेरा आने वाला वंश का नाम कालू हो जाएगा। शकुंतला अपनी बहू रज्जो को डॉक्टर को दिखाती है, तो वो भी रज्जो के शरीर में खून की कमी बताते हैं। लेकिन रज्जो की ये आदत इतनी जल्दी तो जाने वाली नहीं थी। धीरे धीरे ही सही शकुंतला अपनी बहू पर नजर रखती है और रज्जो को साग सब्जी फल ये सब खुद खिलाती है, ताकि रज्जो और आने वाले बच्चे दोनों। अनुज अपने परिवार में अपनी भाभी कविता को बहुत पसंद करता था, लेकिन कविता एक गरीब परिवार से थी, जिसके चलते उसका पति राजेश और सास आशा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत लालची थे जो पैसों के चलते हमेशा उसकी बेइज्जती करते थे। लेकिन कविता सीधे स्वभाव की थी, इसलिए वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। एक दिन आशा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और उसकी नजर खौलते हुए गर्म पानी पर जाती है। तभी वो कविता को आवाज देती है, जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुझे अपने नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए कहा था ना? जी माँ जी, मुझे याद है, मैंने पानी गर्म भी कर दिया, इस बाल्टी में ही है पानी। माँ जी आप मेरा हाथ छोड़िए, बहुत जलन हो रही है। तू इसी पानी से मुझे जलाना चाहती थी ना? तब भी मेरे लिए गर्म पानी की जगह उबलता हुआ पानी लेकर आई थी, अब तू जल। कविता की आवाज सुनकर उसका देवर अनुज भागते हुए वहाँ आता है और कविता का हाथ गर्म पानी से बाहर निकालता है। साथ ही वो गुस्से में कहता है, माँ आप ये क्या कर रही है? आपके अंदर दया नाम की चीज है भी या नहीं? जो इंसान गलत करे उसके लिए मेरे अंदर कोई दया नहीं है, और तू औरतों के मामले में तो पढ़ ही मत। आखिर भाभी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उनका हाथ जला दिया? मैंने इससे कहा था मेरे नहाने के लिए गर्म पानी दे, और ये मेरे लिए उबलता पानी लेकर आई ताकि मैं जल जाऊं। माँ भाभी अगर गर्म पानी लेकर आ गई तो क्या हो गया?
आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लेती। अगर ठंडा पानी लेकर आती तो आप उन्हें सुनाती, और गर्म पानी लाई तो आपने उन्हें सजा दे दी। आपने ये ठीक नहीं किया माँ। अनुज अपनी भाभी को लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में राजेश भी बैठा होता है, जो कि कविता के जले हुए हाथ को देखने के बाद भी तैयार होने में लगा रहता है। अनुज कविता के हाथ में दवा लगाता है। अब आप चुपचाप से अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए, कहीं नहीं जाएंगी आप। जा रसोई में जाकर खाना बना। यहाँ महारानियों की तरह आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा भाभी का कितना हाथ जल गया है? अनुज, और तो ये छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मैं जाती हूँ खाना बनाने। जिस दिन भाभी नहीं होंगी ना, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि वो इस घर के लिए क्या मायने रखती है। एक इंसान के जाने के बाद उसकी कदर होती है, लेकिन फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। अनुज गुस्से में अपने ऑफिस निकल जाता है और अपनी दोस्त मधु को अपनी भाभी के बारे में बताता है। दूसरी तरफ आशा कविता से घर का सारा काम करवाती। दिन गुजरते हैं और अनुज अपने ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। तभी राजेश अपने ऑफिस से घर आकर सीधे अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? माँ, मुझसे ये नौकरी नहीं होती। मुझे अपना कोई काम करना है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। जानती हूँ बेटा, तेरी शादी में तो खोटा दहेज का सिक्का भी नहीं मिला था। अब तक तो तू अपना काम भी शुरू कर लेता। माँ, वो टाइम तो गया, लेकिन अब क्या करूँ? आज मेरा बॉस से झगड़ा हो गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। अब पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे तो अब इसी से निकलवाने पड़ेंगे। चाय रखकर इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? कल अपने मायके चली जाइयो और पैसे लेकर आइयो। माँ जी, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, अगर होते तो शादी के टाइम दे ही देते ना। वो सब मुझे नहीं पता, तू अभी निकल मेरे घर से और कल पैसे लेकर ही आइयो। आशा कविता को घर से बाहर निकाल देती है। कविता अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी अपने पति के गम में चल बसती है, जिसके बाद कविता हार जाती है। एक दिन बेसुध रोड पर चलते हुए वो एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी से एक मधु नाम की लड़की बाहर आती है, जो कि उसकी दोस्त होती है। कविता उसे अपने बुरे हालातों के बारे में बताती है। मधु उसे घर लेकर जाती है, साथ ही उसका इलाज भी करवाती है। दूसरी तरफ अनुज घर वापस आता है और अपनी माँ से कविता के बारे में पूछता है, जिस पर आशा उसे कविता के मायके जाने का झूठ बोल देती है। तभी अनुज के पास मधु का फोन आता है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जैसी कहानी तुमने अपनी भाभी की मुझे सुनाई थी, मेरी दोस्त के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल के लोग कैसे हैं यार। मैं आया, भाभी के बारे में सबसे पूछा तो सबने यही कहा कि वो मायके गई है, लेकिन ये लोग तो कभी भाभी को मायके जाने ही नहीं देते। दाल में कुछ काला तो है। तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ या नहीं? हाँ हाँ, सुन तो रहा हूँ। एक काम करेगी, मुझे उस औरत से मिलना है। आजा मेरे घर, मैं आज घर ही हूँ। भाभी, आप यहाँ कैसे? भैया, माँ जी ने और आपके भैया ने मुझे पैसों के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप नहीं रहे, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे घर वालों को 1 मिनट में सुधार देती। तुम सही कह रही हो। उनके पास मेरी भाभी जैसी सीधी सादी मासूम इंसान थी, तो उन्होंने इस पे अत्याचार किया, इनकी कदर नहीं की। अगर तुम्हारी जैसी बहू उन्हें मिलती तो उन्हें कदर समझ आती भाभी की। हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे किराए की पत्नी बनोगी? घर चलोगी मेरे और वहां पे नाटक करोगी कुछ दिन, ताकि मेरी भाभी को उनका दर्जा वापस मिल जाए। और हाँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम ये नाटक खत्म कर देंगे और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले दिन अनुज मधु को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है। नलायक, तूने ये क्या किया? बिना बताए शादी कर ली। माँ, ये मधु है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सकता। हमारी शादी हुई है और आपको बताता तो आप पूछती ये कौन है, मैं बताता ये अनाथ है तो आप मना कर देती। इसलिए मैंने आपको बताना सही नहीं समझा और शादी कर ली, क्योंकि आप लोगों को तो पैसे वाली बहू चाहिए थी ना, इसलिए। इसे तो मैं अभी घर से बाहर निकालती हूँ। आशा जैसे ही मधु का हाथ मोड़ने के लिए आगे बढ़ती है,
मधु उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू नहीं बल्कि छोटी बहू हूँ और आज के जमाने की हूँ। आपके हर चीज का जवाब देना जानती हूँ, तो आगे से हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए ही उठाना। अनुज, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं है? मेरी प्यारी भोली भाली माँ, पिताजी ने आपको कभी कुछ कहा है? नहीं कहा है ना, क्योंकि वो अपनी पत्नी के आगे मुंह नहीं खोलते, तो मैं कैसे बोल दूं? और वैसे भी माँ आप ही तो कहती हो ना कि औरतों के मामले में आदमी को नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कैसे बोल दूं? माँ आपका नियम है, आपका बेटा होने के नाते मुझे पालन तो करना चाहिए। तू तो अभी से गुलाम हो गया अपनी बीवी का। आशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मधु चाय लेकर आशा के कमरे में जाती है। आशा को सोता देखकर गरम चाय में उसका हाथ डाल देती है। हाय हाय, मार डाला, जला दिया मेरा हाथ। क्या हुआ माँ जी, ज्यादा जलन हो रही है क्या? क्या हुआ माँ, आप चिल्लाई क्यों? देख, तेरी बीवी ने मेरा हाथ जला दिया। मधु, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो गलत है ना? हाँ गलत तो है, लेकिन क्या उस टाइम गलत नहीं था जब इन्होंने अपनी बड़ी बहू का हाथ उबलते पानी में डाल दिया था? हाँ सही कहा तुमने माँ, आपने भी तो भाभी का हाथ जलाया था, आपने तो नहीं सोचा था, तो ये बेचारी क्या करेगी? कोई बात नहीं। चलिए चलिए, काम करिए घर का, कमरे में बैठे मत रहिए। मधु आशा का वही हाल करती है जो उसने अपनी बड़ी बहू के साथ किया था। वो उससे घर के सारे काम करवाती। वहीं दूसरी तरफ राजेश भी पैसों के लालच में अमीर लड़की के पीछे पड़ जाता है, जो उसे अपने घर में नौकर बनाकर रखती है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि आज के जमाने में कविता जैसी बहू जो घर परिवार को साथ लेकर चले, सबकी इज्जत करे, मिलना बहुत मुश्किल है। दोनों एक दिन उसकी फोटो के सामने खड़े होकर रो रहे थे। बहू, आज तेरे ना रहने पर मुझे लगता है कि मैंने क्या खो दिया, तेरे साथ कितना गलत किया। काश ये बात मुझे समय रहते ही समझ आ जाती तो तू हमारे साथ होती। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मैंने आपको माफ किया। बहू, तू कहाँ चली गई थी? कहाँ थी इतने दिनों से? मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो कविता। तुम्हारे जाने के बाद ही समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर अनुज, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने तुम्हारी भाभी को उनका हक दिला दिया। अब मैं चलती हूँ। बहू, तुम्हारी वजह से ही आज हमारा परिवार पूरा हुआ है। हमें सही गलत का पता चला है। कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मैं आपके किराए की बहू थी। मेरी अनुज से कोई शादी नहीं हुई थी। मैं तो बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी। आखिरकार अनुज अपने काम में कामयाब हो जाता है और किराए की बहू के कारण वो अपनी भाभी को उसका हक इज्जत के साथ दिलवा देता है। जिसके बाद मधु वहाँ से चली जाती है और अनुज का परिवार एक साथ, कामना देवी अपनी 5 बहू और अपने पति रमाकांत के साथ रहा करती थी। कामना देवी की 5 बहुओं को लैपटॉप में सीरीज देखने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन जब 5 एक साथ बैठकर लैपटॉप में कुछ देख रही होती हैं, तभी अचानक से लैपटॉप जमीन पर गिर जाता है और तभी बड़ी बहू चांदनी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम अपना वक्त कैसे काटेंगे? अब हमारा वक्त गुजारना नामुमकिन सा लग रहा है। हाय, अब ये कैसे ठीक होगा? अगर माँ जी को पता चल गया तो हमारे हाथ में कभी लैपटॉप नहीं देंगी और ना हम लैपटॉप में कभी कुछ देख पाएंगे। तुझे तो सिर्फ अपने सीरीज देखने से मतलब है ना? जा लैपटॉप के अंदर घुस जा और बाहर आते वक्त लैपटॉप को ठीक भी करते आना। बड़ी आई, सीरीज देखना बंद हो जाएगा। तो क्या करूँ ऐसा जिससे माँ जी को हम 5 पर शक भी ना हो और उनको लगे लैपटॉप उनके हाथ से खराब हुआ है बस। आप दोनों क्या समझते हैं? हमारी सास बेवकूफ है ना? हमारी सास बहुत ही ऊंचे लेवल की समझदार है। भले ही हम कुछ ना कहें, लेकिन वो हमें पकड़ लेंगी। बात तो सही है। तो अब क्या करें हम? हमारा वक्त ही खराब चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। ज्यादा मत सोचो, आपके सोचने से लैपटॉप सही नहीं हो जाएगा। मेरी मानो तो माँ जी को सच सच बता दो। शायद हमारी सच्चाई सुनकर माँ जी का मन पिघल जाए और नया लैपटॉप बनवा दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये भी तो बता दो। वही करेंगे जो करना चाहिए। बिना लैपटॉप के तो सब घर में बैठे बैठे एक दूसरे की शक्ल देखकर बोर हो जाएंगे। 5 बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी सास कामना आती है और उन 5 को बैठा हुआ देखकर कामना आवाज लगाते हुए कहती है, कहाँ हो? 5 की टोली आज दिखाई नहीं दे रही।
आज कहाँ से सूर्योदय हो गया, वो मैं भूल गई थी, जरा बताना। हम यहाँ हैं माँ जी। अरे रे रे रे, क्या बात है, 5 मुखी एक साथ एक ही सुर में जवाब दे रही है, कमाल की बात है। बड़ी बहू, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आज सूर्योदय कहाँ से हुआ है? माँ जी, हमेशा की तरह पूर्व से क्यों? आपको याद नहीं था या आपको मालूम नहीं है सूर्य उदय किस दिशा से होता है? जो जैसा होता है वो दूसरों को भी खुद के जैसा ही समझता है बहू, इसमें तेरी गलती नहीं है। माँ जी, आप हमें बुला रही थी, क्यों, क्या हुआ, कोई काम है क्या? अरे हाँ, तुम पांचों की आवाज नहीं आ रही। कल तक जो 5 बहुएं हर वक्त लैपटॉप के लिए लड़ा करती थी, वो आज अचानक से चुप क्यों हैं? माँ जी, वो हम बाहर जा रहे हैं, इसीलिए सोचा लैपटॉप चार्ज कर लूं, फिर आराम से बाद में देखेंगे। तैयार भी तो होना था ना, तो इसीलिए शायद आज आपको हमारी आवाज नहीं सुनाई दी। माँ जी, बहुत जरूरी काम से जाना है हमें। आपकी एक भी बहू यहाँ अभी नहीं रुक सकती, हमारा जाना बहुत जरूरी है। कामना की बात अनसुनी करते हुए 5 बहुएं घर के लैपटॉप को लेकर निकल जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक लैपटॉप ठीक करने वाला मैकेनिक दिखता है। 5 उसे लैपटॉप दिखाते हुए उसकी सारी कंडीशन बताती हैं। मैकेनिक की बात सुनकर 5 हैरान हो जाती हैं और कुछ देर बाद 5 बहुएं घर वापस आ जाती हैं। जैसे 5 बहुएं घर वापस आती हैं, तभी उनकी सास कामना उनसे कहती है, रुक जाओ तुम सभी, मुझे सब पता चल चुका है। तुम सब एक साथ बाहर क्यों गई थी? खुद को तुम बहुत ही चालाक समझती हो, सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा लैपटॉप के बारे में। बताओ, कैसे खराब किया लैपटॉप? हमने कुछ नहीं किया है माँ जी। चुप, बिल्कुल चुप। एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बोलोगे तुम सारे। तू बता, लैपटॉप किसने खराब किया? वो क्या है ना वो माँ जी। तू क्यों बीच में बोल रही है? तू इस घर की बड़ी बहू है? नहीं ना, तो फिर अपना मुंह बंद करके साइड में खड़ी रह। बड़ी बहू चांदनी को बोलने दे। बोल बहू। माँ जी, वो जब हम सभी आराम से बैठकर सीरीज देख रहे थे, तभी लैपटॉप धड़ाम से नीचे गिर गया और खराब हो गया। तुम सबको मालूम है ना कि कितना महंगा लैपटॉप था? 1000 बार बोला था मैंने, लैपटॉप को ज्यादा इधर उधर मत करो। लो, टूट गया ना, अब दोबारा नहीं मिलेगा अब तुमको। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही एक शाम कामना का पति रमाकांत घर पर एक नया लैपटॉप लेकर आता है और बाहर वाले कमरे में रखकर चला जाता है। तभी वहाँ से घर की छोटी बहू रानी गुजरती है, तो उसे वो लैपटॉप रखा हुआ दिखता है। जब उसे वो खोलकर देखती है, तभी चांदनी भी आकर कहती है, अरे वाह, नया लैपटॉप, हाय दिखा मुझे भी। बहुत दिनों से मैंने लैपटॉप के दर्शन नहीं किए हैं। मुझे भी देखना है, पहले मैं देख लूं, फिर देख लेना। वैसे भी सबसे पहले मैंने ही लैपटॉप देखा था। देखा होगा तूने, लेकिन इस घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते पहला हक तो मेरा ही बनता है लैपटॉप को देखने का। तू छोटी है ना, सबसे आखिर में ही देखेगी तू भी। छोटी हूँ तो क्या, सबसे आखिर में देखूं? ये क्या रूल है? मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है। जो छोटा होता है उसे आखिर में देखने के लिए दिया जाता है। ये इस घर की बड़ी बहू का नया नियम है और तुम्हें ये मानना ही होगा, वरना माँ जी से कहकर तुम्हें लैपटॉप देखने से बेदखल कर दूंगी। बड़ी है बेदखल करने वाली, बड़ी है तो क्या कुछ भी बोलेगी। रानी और चांदनी जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर तीनों बहू अपने अपने कमरे से निकलकर उनके पास आती है और लैपटॉप देखकर खुश होते हुए दूसरी बहू सोनाली कहती है, अरे वाह, क्या बात है, नया लैपटॉप। अब तो मैं अनुपमा जी भर कर देखूंगी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे अनुपमा देखे हुए। नहीं, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मेरा हक पहला बनता है वो सीरीज देखने का। आज मैं न्यू वेब सीरीज देखूंगी बस, और जिसको भी देखना हो वो मेरे साथ देख सकता है। मुझे भी न्यू मूवी देखनी है। तीसरी भाभी और दूसरी भाभी एक साथ अनुपमा देख लेंगी, बड़ी भाभी और चौथी भाभी एक साथ वेब सीरीज देख लेंगी और मैं हमेशा की तरह आखिर में देखूंगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ क्यों नहीं, तुम सबसे छोटी हो, तुम ही आखिर में देखोगी। अब मैं पहले देख लूं, जाओ तुम सब खाना बनाने की तैयारी करो। ऐसे कैसे हम तैयारी करें? हमें भी लैपटॉप में अनुपमा देखने का मौका दीजिए। पहले हम देखेंगे, फिर आप देखो या छोटी, उससे हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? मुझे पड़ता है फर्क, क्योंकि बड़ी भाभी की वो वेब सीरीज बहुत लंबी चलती है
और पता नहीं कितनी लंबी चले, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बार तो मैं दूसरे नंबर पर ही देखूंगी बस। ऐसे कैसे देखोगी? मैं ये लैपटॉप अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जिसको भी देखना होगा मेरे वेब सीरीज देखने के बाद लैपटॉप ले जाना मेरे कमरे से। पांचों लैपटॉप को लेकर खींचातानी कर रहे होते हैं और उनका झगड़ा हमेशा की तरह शुरू हो जाता है। जब पांचों लैपटॉप को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तभी लैपटॉप के 2 हिस्से हो जाते हैं और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उनके झगड़े की आवाज सुनकर कामना भी वहाँ आकर उनसे कहती है, क्या हंगामा लगा रखा है तुम पांचों ने? जरा भी सुकून नहीं है इस घर में। क्यों ऐसे लड़ रही? जैसे ही कामना पूछती है वैसे ही उनके पीछे से कामना का पति रमाकांत की आवाज आती है। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैंने बस थोड़ी देर के लिए लैपटॉप यहाँ रखा था और आकर देखता हूँ लैपटॉप के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? अब रमाकांत का लाया लैपटॉप भी टूट जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब कामना की पांचों बहुएं बिना लैपटॉप के रहती हैं, वो भी बिना झगड़ा किए। नंदनी एक शहर में रहने वाली लड़की थी जिसके पिता की प्रोटीन शेक की दुकान और भाई का जिम था। तो बस इसलिए ही नंदनी भी फिटनेस की क्वीन थी। एक दिन नंदनी अपनी सहेली जिया के साथ जा रही होती है। तभी नंदनी के सामने से ही एक मोटी लड़की गुजरती है जिसे देखकर नंदनी हंसने लगती है। क्या हुआ नंदिनी, तू इतना हंस क्यों रही है? मैंने तो कोई जोक भी नहीं मारा है जो तू हंसे। मुझे हंसी जोक पर नहीं आ रही है, बल्कि मुझे तो हंसी उस लड़की पर आ रही है। तूने देखा नहीं वो कितनी मोटी लड़की थी और पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी। मुझे तो देखकर ही हंसी आ गई। क्या तू भी कितनी बेकार है। अरे कोई मोटा है पतला है तो तुझे उससे क्या मतलब? वो तो अपनी लाइफ में खुश है ना, तो फिर क्यों तू उनका मजाक बना रही है यार? मजाक तो लोग खुद ही अपना बनवाते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं? देख, लड़के लड़कियों को क्यों इतना भाव देते हैं, क्यों उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं? लड़कियों की फिगर की वजह से। लड़के हर किसी के पीछे होते हैं, बस सुंदर और फिगर वाली लड़की से ही लड़कों को सच्चा प्यार होता है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? बाकी सब भी बनाए ना अपना फिगर। मैं तो अपने फिगर को लेकर बिल्कुल भी समझौता ना करूं। एक दिन भी प्रोटीन शेक या जिम नहीं छोड़ती हूँ। हाँ वो तो दिखता है, लेकिन तेरे फिगर से ज्यादा तेरे घमंड में। क्या तेरे भाई का खुद का जिम है, तेरे पापा की प्रोटीन शेक की दुकान है, तो फिर क्या ही कमी है तुझे? लेकिन यहाँ तो लोगों को 3-3 हजार लेकर जिम जाना पड़ता है और फिर प्रोटीन शेक का अलग। अब अच्छा दिखने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना यार। हाँ बिल्कुल, तू खुद तो करती है, लेकिन अब दूसरों से उम्मीद मत करियो कि वो भी तेरी तरह ही जिम जाए और प्रोटीन शेक पिए, क्योंकि तेरी लाइफ पर तेरा हक है, बाकियों की लाइफ पर नहीं। नंदनी और जिया इस तरह से बात करते करते घर चले जाते हैं। नंदनी के पिता ने बचपन में ही नंदनी की शादी एक करण नाम के लड़के से तय कर दी थी और बाद में शहर कमाने के लिए आ गए थे। लेकिन करण अब भी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में ही रहता था। नंदनी जैसे ही 22 साल की होती है तो नंदनी के पिता करण से नंदनी की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नंदनी करण के साथ गांव में रहने के लिए आ जाती है। नंदनी की सास सुधा नंदनी की नजर उतारती है। हाय, बिल्कुल चांद सी बहू है मेरी। जब छोटी थी नंदनी तब देखा था नंदनी को, और अब बड़ी हो गई है तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। माँ, ये तो किस्मत में लिखा ही था कि इतनी सुंदर बहू आपकी होगी, तभी तो बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय हो गया था, वरना नंदनी की शादी तो पक्का मुझसे कभी सपनों में भी नहीं होती। मेरी बहू बस दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि शरीर की बनावट भी बहुत अच्छी है बहू की, लेकिन थोड़ी पतली ही ज्यादा है। क्यों बहू, तेरे घर वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते हैं क्या? माँ जी, मैं कोई पतली नहीं हूँ, इसे फिगर कहते हैं। का फिगर? ये शब्द तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वैसे ये होता क्या है? कुछ खाने पीने की चीज है क्या फिगर? खाने वाली फिंगर तो सुनी है, हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्यों करण, मिलता है क्या? माँ, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता,
माँ जी, फिगर कोई खाने की चीज नहीं होती है। जैसा मेरा शरीर है ना, अच्छा सा पतला टॉल अट्रैक्टिव, उसे ही फिगर कहते हैं। और इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। पहली बात तो ये है कि लड़कियां हमेशा भारी भारी खाती पीती अच्छी लगती हैं, और ऐसा शरीर बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है क्या? ये तो खेतों में धान काटने पर भी बन जाए। माँ जी, आप रहने दीजिए, आपको फिगर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नंदिनी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ सब लोग खा पी कर मस्त रहने वाले लोग थे, लेकिन नंदिनी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शादी के समय जो लाया गया प्रोटीन शेक था वो खत्म हो जाता है। तो नंदिनी अपने पति के पास जाकर एक पर्चा देते हुए उससे कहती है, ये पर्चा लीजिए और मेरे लिए प्रोटीन शेक ले आइए। यहाँ ये सब नहीं मिलता है, दूध घी लाना है तो बोलो। मैंने इसमें लिख दिया है, अगर गांव में कहीं ना मिले तो तुम शहर से लाना, क्योंकि बिना प्रोटीन शेक के मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरे लिए प्रोटीन शेक पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं ले आऊंगा। यहाँ पर कोई जिम तो नहीं है, इसीलिए घर पर ही थोड़ी बहुत कसरत कर लूंगी, लेकिन प्रोटीन की तो मैं दीवानी ही हूँ। बिना प्रोटीन शेक के नहीं रह सकती मैं। बस आज करण प्रोटीन शेक ले ही आए। नंदिनी को प्रोटीन शेक इतना ज्यादा पसंद था कि वो अपने पति को ही शहर से प्रोटीन शेक लाने को भेज देती है। जब शाम को करण प्रोटीन लेकर घर आता है, तब जाकर नंदिनी में जान आती है और उसे अच्छा भी लगता है, जिसके बाद अब नंदिनी गांव में ज्यादा ही प्रोटीन शेक पीने लगती है। ज्यादा प्रोटीन शेक पीने की वजह से नंदिनी की तबीयत खराब हो जाती है, तो सुधा नंदिनी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। आपने प्रोटीन कुछ ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। और अक्सर ये लोग करते हैं, शरीर को अच्छा दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या खा लेते हैं, लेकिन इन सब वजह से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको फिट रहना है तो ये सब प्लीज छोड़ दीजिए और नॉर्मल डाइट पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर दवाई लेकर नंदिनी अपनी सास के साथ घर आ जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। कुछ देर बाद सुधा नंदिनी के लिए दूध लेकर आती है। बहू तू ठीक तो है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रहे थे, लेकिन अब तू डॉक्टर की बात मान लेना और जो उन्होंने कहा है वैसा ही करना। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि प्रोटीन खाने के नुकसान भी होते हैं, लेकिन कभी उन सब बातों पर यकीन नहीं किया। आज जब खुद की हालत खराब हुई तो मुझे समझ आया। लेकिन अब से मैं प्रोटीन नहीं लूंगी, बस घर का खाऊंगी और योगा करूंगी। तबीयत खराब होने की वजह से अब नंदिनी प्रोटीन शेक पीना बंद कर देती है और ज्यादातर अब घर का खाना ही खाने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुधा नंदिनी के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ नंदिनी होती ही नहीं है। तो सुधा को प्रोटीन शेक का डिब्बा दिखता है। अरे ये तो वही है जो रोज बहू पीती थी। अच्छा है बहू यहाँ नहीं है, थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। देखूं तो सही कि बहू को जो इतना पसंद है आखिर वो है क्या। बहू इसे दूध में मिलाती थी शायद। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चलो अब मैं भी इसे पी कर देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सुधा बिना कुछ सोचे समझे ही प्रोटीन शेक को दूध में मिलाकर पीती है। प्रोटीन शेक सुधा को बहुत ज्यादा अच्छा भी लगने लगता है। ये तो सच में बहुत अच्छा है, तभी तो कहूँ बहू इसे मंगाने के लिए बस मेरे बेटे को शहर क्यों भेजती थी। अब ये इतना अच्छा है कि बहू भी क्या ही करती। प्रोटीन शेक सुधा को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब सुधा अपनी बहू से छुप छुप कर रोज प्रोटीन शेक पीने लगती है। ये सब अब तक नंदिनी को नहीं पता था कि उसके साथ छुप छुप कर प्रोटीन शेक पी रही होती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और धीरे धीरे सुधा भी फैलने लगी थी। एक दिन अपनी सास को ऐसे फैलता देख नंदिनी उसके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आप अचानक से इतनी मोटी कैसे होती जा रही हो? कोई परेशानी है क्या? मतलब शरीर में कुछ? नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब से तू आई है तब से मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। बस बैठकर अगर इंसान खाता रहेगा तो शरीर तो फैलेगा ही ना। हाँ वो तो होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप बहुत मोटी दिख रही हो।
बहू तो बहुत ज्यादा फिगर देखती है ना, इसीलिए मैं तुझे मोटी लग रही हूँ। सुधा को अभी खुद नहीं पता था कि आखिर वो इतनी मोटी क्यों हो रही है, और वो ऐसे ही चुपचाप छुप छुप कर प्रोटीन पिया करती थी। कुछ दिनों बाद सुधा प्रोटीन शेक पी रही होती है तो वहाँ नंदनी आ जाती है। अच्छा, तो यही था कारण आपके इतने मोटे होने का। बहू तो गुस्सा मत करियो, वो तो बस मुझे ये अच्छा लगता है इसीलिए पीती हूँ। अरे माँ जी, ये तब पिया जाता है जब हम कसरत करें, और ये ना ही खाए तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन आपने तो खुद को गुब्बारा ही बना लिया। नंदनी का प्रोटीन शेक सुधा के मुंह लग जाता है